नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल धीवर एकेडमी पर। तो दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 15वां होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो बाल विकास, जिसे आप लोग सीडीपी के नाम से जानते हो। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2014 का जो क्वेश्चन है ना, उसका प्रैक्टिस करेंगे। और आप लोगों को एक बात बता दूँ ना, इसके बाद ना आप लोगों का ना जो वर्ग 2 का जो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, वो सारा चीज़ आप लोगों को करा दिया हूँ। केवल 2012 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो केवल एक क्लास और बचा है। और उसके बाद ना आप लोगों का ना वर्ग 2 का और वर्ग 3 का ना दोनों का जो बाल विकास का विषय है उसका ना अब हम लोग ना नेक्स्ट जब से क्लास लाऊंगा ना, तब से आप लोगों का थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों क्लास को स्टार्ट करूंगा। ठीक है, मतलब यह है कि बाल विकास में जितने सारे टॉपिक आप लोगों की सीजीटेट एग्जाम में दिए हैं ना, उन सारे टॉपिक का ना मैं आप लोगों का थ्योरी भी लाऊंगा, साथ में एमसीक्यू क्लास भी लाऊंगा, ताकि आप लोगों का बेहतर तरीके से ना सीजीटेट एग्जाम की तैयारी हो पाए। ठीक है, तो आज ना हम लोग ना जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे वो 2014 का रहने वाला है। और इसके अलावा केवल एक क्लास और लाऊंगा 2012 का जो प्रीवियस क्लास है उसको। ठीक है, तो आज की क्लास में आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ट्राई करना है ना कि मेरे आंसर देने से पहले सबसे पहले आप लोगों को आंसर देना और अपना ना जो प्रैक्टिस है उसे करना है। क्योंकि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा आपके ना एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए। और आज का ये जो क्लास हो जाएगा ना, उसका बाद इसका जो पूरा पीडीएफ है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो जाकर के सर्च कर लीजिए बाय एमडी धीवर करके। उसके अलावा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी ना मेरा जो टेलीग्राम के लिंक है वो डाल दूंगा, तो डायरेक्टली वहां से ज्वाइन करके ना आप लोग टेलीग्राम से ना ये जो पीडीएफ है उसको ज्वाइन कर लेना, डाउनलोड कर लेना। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को सबसे पहले आप ध्यान से पढ़िए। भूख और प्यास है, ऑप्शन ए व्यक्तिगत प्रेरक, ऑप्शन बी जन्मजात प्रेरक, ऑप्शन सी सामाजिक प्रेरक, या ऑप्शन डी अर्जित प्रेरक। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी जन्मजात प्रेरक करेक्ट हो जाएगा। कैसे? भूख और प्यास है तो भूख लगना और प्यास लगना जो होता है ना, वो जन्मजात प्रेरक होता है। मतलब बचपन से ही ना, वो जन्म से ही हम लोगों को मिला हुआ होता है। तब ना भूख लगने पर एक जो बच्चा है वो रोने लगता है और प्यास लगने पर भी रोने लगता है। और जब उसका भूख मिट जाता है ना, मतलब उसको खाना मिल जाता है, उसके बाद वो चुपचाप हो जाता है और सो जाता है चुप होकर के, है ना। तो भूख और प्यास जो है ना वो हम लोगों का प्रारंभिक संवेग है जो मानव का, वो है ना। और ये जो है ना वो जन्मजात प्रेरक है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। और आप सभी लोगों से ना एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होंगे तो कर लेना पहले, ताकि प्रॉपर टाइम पे ना जब मैं क्लास लेकर आऊँ तो आप लोगों को प्रॉपर टाइम पे इसका नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 को अब ध्यान से पढ़िए। कक्ष में शिक्षक व विद्यार्थी के मध्य संप्रेषण होना चाहिए। ऑप्शन ए पाठ्य पुस्तक केंद्रित, ऑप्शन बी विद्यार्थी केंद्रित, ऑप्शन सी शिक्षक केंद्रित, या ऑप्शन डी उद्देश्य केंद्रित। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी उद्देश्य केंद्रित करेक्ट हो जाएगा। कैसे? कक्ष में शिक्षक व विद्यार्थी के मध्य संप्रेषण होना चाहिए। तो कक्षा के अंदर ना एक जो शिक्षक है वो और एक जो विद्यार्थी है ना, दोनों के मध्य जो संप्रेषण है, मतलब जो वार्तालाप है, जो बातचीत है, वो कैसा होना चाहिए, वो उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। ये इसका करेक्ट हो जाएगा। यही बस अगर प्रश्न को दूसरा तरीके से पूछा जाता ना कि कक्ष का वातावरण कैसा होना चाहिए या कक्ष में पढ़ाने का तरीका कैसा होना चाहिए ना, तो वो विद्यार्थी केंद्रित करेक्ट होता। लेकिन इसमें ना जो एक शिक्षक है वो और एक जो विद्यार्थी है, तो दोनों के मध्य ना जो संप्रेषण होता है, जो बातचीत होता है ना, तो उसका उद्देश्य पूछा है, उसका संप्रेषण का जो उद्देश्य है वो पूछा है। तो उद्देश्य केंद्रित जो होना चाहिए ना, जी हाँ, मतलब शिक्षक जो है बच्चों को कुछ ना कुछ हमेशा सिखाते रहता है ना। मतलब अगर नॉर्मल भी बात करेगा तो वो कुछ ना कुछ बच्चों को सिखाने के लिए ही बात करेगा, उसको समझाएगा किसी भी प्रकार से कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, इस प्रकार से। तो प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 को ध्यान से पढ़िए। यदि कोई बच्चा विद्यालय में हमेशा देर से पहुंचता है तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए उसे डांटेंगे ताकि वह गलती दोबारा ना दोहराए, ऑप्शन बी प्रधानाचार्य को बताएंगे, ऑप्शन सी उसके माता पिता से संपर्क करेंगे, या ऑप्शन डी बच्चे से बातचीत करके कारण को जानने का प्रयास करेंगे। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बच्चे से बातचीत करके कारण जानने का प्रयास करेंगे करेक्ट हो जाएगा। कैसे? यदि कोई बच्चा विद्यालय में हमेशा देर से पहुंचता है तो आप क्या करेंगे? तो आप एक शिक्षक होने के नाते जब कोई बालक हमेशा देर से पहुंचता है रोज़ रोज़, तो आप सबसे पहले उससे बात करोगे ना उस बच्चे से, और पूछिएगा ना कि आप जो लेट में आते हो उसका लेट में आने का कारण क्या है। सबसे पहले उसके कारण को जानने का प्रयास ना करोगे, जी हाँ। और कारण को जब आप लोग जान लोगे कि हाँ ये प्रॉपर कारण है जो बच्चा लेट से आता है, तो उसके बाद उसका सॉल्यूशन भी करोगे। उसका जो उपाय है आप उसको बताओगे कि किस प्रकार से वो जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन किया जा सकता है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 को सबसे पहले आप ध्यान से पढ़िए। वर्तमान समय में शिक्षा का सबसे उपयुक्त उपागम कौन सा है? ऑप्शन ए व्यवहारवादी उपागम, ऑप्शन बी सृजनवादी उपागम, ऑप्शन सी संरचनात्मक उपागम या ऑप्शन डी मानवतावादी उपागम। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी सृजनवादी उपागम करेक्ट हो जाएगा। कैसे? वर्तमान समय में शिक्षा का सबसे उपयुक्त उपागम कौन सा है? तो वर्तमान समय में ना शिक्षा का जो सबसे उपयुक्त उपागम है ना वो सृजनवादी उपागम है, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर बी सृजनवादी उपागम करेक्ट हो जाएगा। मतलब जो बच्चे हैं ना वो सृजनात्मक तरीके से पढ़ाई करते हैं, मतलब जितने भी टॉपिक मिलते हैं ना उसले ना विश्लेषण करके, मतलब बहुत सारे ना सर्च जांच पड़ताल करके ना वो खुद जो वर्तमान का शिक्षा प्रणाली है उसको ग्रहण करते हैं। तो सृजनवादी इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 को ध्यान से पढ़िए। स्कूलों में अधिकतर शिक्षकों में अपने छात्रों के लिए किसका सर्वाधिक अभाव पाया जाता है? ऑप्शन ए स्नेह, ऑप्शन बी क्रोध, ऑप्शन सी दोषारोपण या ऑप्शन डी घृणा। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी घृणा करेक्ट हो जाएगा। कैसे? स्कूलों में अधिकतर शिक्षकों में अपने छात्रों के लिए किसका सर्वाधिक अभाव पाया जाता है? तो स्कूल में ना सबसे ज़्यादा जो शिक्षकों में ना जो छात्रों के प्रति ना जो अभाव पाया जाता है वो घृणा का अभाव पाया जाता है। आप लोगों ने कभी देखा होगा क्या कि कोई शिक्षक कोई बालक से एकदम ज़्यादा घृणा करे, तुमसे बात नहीं करना, तुमको पढ़ाना नहीं है, तुमको किसी भी प्रकार से देखना भी पसंद नहीं। तो इस प्रकार से अधिकतर घृणा वगैरह कोई शिक्षक करता है क्या? जनरली नहीं करता है, ठीक है। तो जो शिक्षक है ना उसमें जो ना स्कूल में ना बच्चों के प्रति जो सर्वाधिक कमी पाया जाता है, अभाव पाया जाता है ना, वो घृणा का अभाव पाया जाता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 6 को ध्यान से पढ़िए। परीक्षा में विद्यार्थियों से किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए? ऑप्शन ए स्मृति एवं समझ आधारित, ऑप्शन बी वस्तुनिष्ठ एवं विषयगत, ऑप्शन सी समझ एवं अनुप्रयोग आधारित या ऑप्शन डी केवल वस्तुनिष्ठ। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। समझ एवं अनुप्रयोग आधारित करेक्ट हो जाएगा। बहुत लोग ने ना ऑप्शन ए को करेक्ट लिए होंगे, लेकिन कैसे ये गलत होगा और ऑप्शन सी कैसे करेक्ट होगा ये बताऊंगा आप लोगों को। सबसे पहला प्रश्न को पढ़ो। परीक्षा में विद्यार्थियों से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? तो परीक्षा में ना विद्यार्थियों से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो समझ, मतलब बच्चों की समझ से आधारित, मतलब प्रश्न पढ़ते ही बच्चे जो है ना वो क्या कॉन्सेप्ट है वो समझ जाए। उसके अलावा अनुप्रयोग आधारित, मतलब बच्चे जो है ना वो उसको प्रयोग करके देख सके ना, तो ये भी इस प्रकार के जो प्रश्न है वो भी पूछे जाते हैं। स्मृति का मतलब क्या होता है जी? याद रखना। स्मृति का मतलब होता है ना कि याद रखना या याद करना या रटना वाली बात जो आता है ना वो स्मृति कहलाता है, ठीक है। मतलब किसी चीज़ को आप लोगों को बार बार रट करके याद करना पड़े तो ये स्मृति के अंतर्गत आता है। तो ऐसे प्रश्न आप लोगों को नहीं लेना है, ठीक है। तो समझ एवं अनुप्रयोग के आधार पर ही ये जो प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर जो सी है वो ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 7 को ध्यान से पढ़िए। एक कक्षा में बहुभाषी विद्यार्थी है, यह स्थिति उत्पन्न करती है। ऑप्शन ए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा, ऑप्शन बी विद्यार्थियों के मध्य सामंजस्य की समस्या, ऑप्शन सी अध्यापक में कुंठा या ऑप्शन डी सीखने के समृद्ध संसाधन। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सीखने के समृद्ध संसाधन करेक्ट हो जाएगा। कैसे? एक कक्षा में बहुभाषिता विद्यार्थी है, यह स्थिति उत्पन्न करती है। तो एक कक्षा में ना बहुभाषित विद्यार्थी का मतलब है कि एक कक्षा में ना अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले बहुत सारे बच्चे मौजूद हैं, ये बोला है। जब अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले जो बच्चे मौजूद हैं ना, तो ये जो बच्चे हैं वो क्या किस प्रकार से जो स्थिति है वो उत्पन्न करेगा। तो देखो, एक बच्चा हिंदी जानता है, दूसरा छत्तीसगढ़ी जानता है, तीसरा अंग्रेजी जानता है, चौथा मराठी जानता है, पांचवा गुजराती जानता है। तो अगर अलग अलग भाषा जानने वाला जो बच्चा रहेगा ना, तो उस बच्चे के सहारे ना पूरे के पूरे जो कक्षा के विद्यार्थी ना वो सारे लैंग्वेज को जानते जाएगा। मतलब एक दूसरे का जो लैंग्वेज है ना वो दूसरा बच्चा जो है ना वो सीखते जाएगा। मतलब सारे बच्चे जो रहेंगे ना वो एक दूसरे का क्या करेंगे, लैंग्वेज को सीखेंगे और समझेंगे। इससे क्या होगा, सीखने में समृद्ध संसाधन होगा ना जी। हाँ, जो अलग अलग भाषा के जो बच्चे हैं वो जानेंगे तो रहेगा ना। हम लोगों में ये क्यूरियोसिटी रहती है ना कि कोई अगर गुजराती बोलता है तो मैं थोड़ा सा उसका गुजराती सीख लूँ, या कोई अगर इंग्लिश बोलता है थोड़ा सा इंग्लिश सीख लूँ ताकि मैं भी इंग्लिश बोल पाऊँ। और अगर मैं इंग्लिश बोलता हूँ, सामने वाला गुजराती बोलता है, तो इंग्लिश मैं उसको सिखा दूँ, गुजराती मैं उससे सीख लूँ। तो ऐसे में क्या होगा, सीखने में समृद्ध संसाधन के रूप में क्या काम करेगा ना जी, ये जो बहुभाषिता विद्यार्थी रहेंगे वो। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 8 को ध्यान से पढ़िए। यदि कक्षा में पढ़ते समय आपको महसूस होता है कि अचानक सभी बच्चे पढ़ने में रुचि नहीं ले रहे हैं तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, कोई ध्यान नहीं देंगे और पढ़ाना जारी रखेंगे। ऑप्शन बी, पढ़ना बंद कर देंगे। ऑप्शन सी, बच्चों को ध्यान देने को कहेंगे। या ऑप्शन डी, कारण जानने की कोशिश करेंगे। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए सबसे पहले आप। प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कारण जानने की कोशिश करेंगे करेक्ट हो जाएगा। कैसे? यदि कक्षा में पढ़ते समय आपको महसूस होता है कि अचानक सभी बच्चे अपने पढ़ने में रुचि नहीं ले रहे हैं। मान के कि चलो मैं एक शिक्षक होने के नाते बच्चों को पढ़ा रहा हूँ कक्षा में, और जब कक्षा में पढ़ा रहा हूँ तो देख रहा हूँ ना कि अचानक कई बच्चे हैं ना वो ध्यान नहीं दे रहे पढ़ने में, मतलब अपने आप ही ना एक दूसरे से बात करने में लगा है। तो मैं क्या करूँगा, कारण जानने की कोशिश ना करूँगा जी। हाँ, मैं अगर पढ़ा रहा हूँ तो बच्चे जो है वो सुन नहीं रहे तो क्यों नहीं सुन रहे, बात कर रहे तो क्यों कर रहे, कारण जानने की मैं ना कोशिश करूँगा। और कारण जान लूँगा तो उसके बाद उसका सॉल्यूशन ना करूँगा उसका दूर करने के लिए। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 को ध्यान से पढ़िए। निष्पत्ति लब्धि आईक्यू का सूत्र होता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निष्पत्ति लब्धि बोला है जी, बुद्धि लब्धि की बात नहीं करा है, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। निष्पत्ति लब्धि AQ बोला है, और AQ का जो फुल फॉर्म है ना वो अचीवमेंट क्वांटेंट कहलाता है। क्या? तो अचीवमेंट क्वांटेंट कहलाता है, ये आप लोगों को याद रखना है। निष्पत्ति लब्धि अचीवमेंट क्वांटेंट कहलाता है, और इसका जो सूत्र है ना वो अचीवमेंट क्वांटेंट मतलब AQ बराबर ना EA होता है, और EA का फुल फॉर्म बताऊँ ना तो एजुकेशन एज होता है। क्या? वो एजुकेशन एज बटा CA होता है। क्या? तो एजुकेशन एज बराबर CA होता है, और CA का फुल फॉर्म बताऊँ ना तो क्रोनोलॉजिकल एज होता है। क्या? तो एजुकेशन क्वांटेंट बराबर क्रोनोलॉजिकल एज गुणा 100 होता है। किसका? निष्पत्ति लब्धि का। निष्पत्ति लब्धि AQ जो कहलाता है वो आप लोगों को याद रखना है, अचीवमेंट क्वांटेंट कहलाता है, ठीक है। ये जो सूत्र है वो अलग है, और इसमें एक और जो सूत्र आता है IQ के लिए, IQ का जो सूत्र है वो भी अलग होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। और IQ का अगर सूत्र आप लोगों को बताओ ना तो वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या? तो यहाँ पर जो AQ है ना उसके बजाय ना I होता A की जगह, और Q जो है वो Q होता है ना। उसके अलावा ना MA बटा CA गुणा 100 होता। क्या? तो MA बटा CA मल्टीप्लाई करके ना 100 होता, और MA का जो मतलब होता है ना वो मेंटल एज होता है, मतलब मानसिक आयु होता है, और उसके अलावा CA होता है क्रोनोलॉजिकल एज होता है ना। तो क्रोनोलॉजिकल एज भी पता है ना, काल अनुक्रमित आयु होता है, और गुणा 100 कर देते हैं। और आप लोगों को मैंने पिछले क्लास में बताया था ना IQ नापने के लिए, तो इसमें AQ के बारे में बात किया गया। दोनों में बहुत अंतर है, आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से।
चलिए प्रश्न क्रमांक 10 को ध्यान से पढ़िए। उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षक को क्रियात्मक शोध का ज्ञान होना चाहिए क्योंकि वे ऑप्शन ए इसके माध्यम से बच्चों की समस्या की पहचान कर सुधार करने का कौशल विकसित कर पाएंगे, ऑप्शन बी अपना स्वयं का विकास कर पाएंगे, ऑप्शन सी बच्चों को प्रभावी ढंग से पढ़ा पाएंगे या ऑप्शन डी शोध करने के कौशल को विकसित कर पाएंगे। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसके माध्यम से बच्चों की समस्या की पहचान कर सुधार करने का कौशल विकसित कर पाएंगे, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षक को क्रियात्मक शोध का ज्ञान होना चाहिए। तो उच्च प्राथमिक स्तर मतलब 6वीं से लेकर के जो 12वीं तक की जो कक्षाएं होगी ना, तो उस स्तर के जो शिक्षक होंगे ना तो उसको क्रियात्मक शोध करना चाहिए, मतलब अलग अलग प्रकार के ना जो शोध है अनुसंधान है वो करने चाहिए। और इससे क्या फायदा होगा? इससे जो फायदा होगा ना वो बच्चों की जो समस्या रहेगी उसका पहचान कर पाएगा और करके ना सुधारात्मक जो कौशल है उसका विकास कर पाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। और सीडीपी में ना सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है वो आप लोगों का पॉजिटिव आंसर होता है, मतलब पॉजिटिव प्रश्न पूछा है तो पॉजिटिव आंसर भी आप लोगों को लेने हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 11 को ध्यान से पढ़ते हैं। उससे पहले ध्यान से एक चीज़ आप लोग सुनिएगा। अगर आप लोगों के मन में किसी प्रकार का अगर सवाल आ रहा होगा या आप लोग चाहते हो कि मैं ना अपना पर्सनल नंबर जो है आप लोगों को सजेस्ट करूं ताकि आप लोग ना पर्सनल तौर पे किसी भी प्रकार के अगर सजेशन चाहते हो तो वो मैं दे पाऊँ ना, तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले जाइए आप लोग इंस्टाग्राम पर, वहाँ सर्च कीजिए बाय MD धीवर करके। वहाँ पर आप लोगों को मेरा प्रोफाइल मिल जाएगा और प्रोफाइल के कमेंट बॉक्स पर जा करके बोलना है कि सर आप अपना नंबर दीजिए बोल करके ना। तो सबसे पहले मैं अपना फ़ोनपे का नंबर दे दूंगा। वहाँ पर आप लोगों को केवल 200 फ़ोनपे करना है और उसके बाद जो मेरा पर्सनल नंबर है ना उसे आप लोगों को दे दूंगा ताकि आप लोग ना डायरेक्टली मेरे से कॉल करके मेरे से बात करके ना किसी भी प्रकार के अगर सजेशन लेना हो ना तो पर्सनली तौर पे आप लोग ले सकते हो। लेना ना लेना आप लोगों के ऊपर है, लेकिन ये जो रिक्वायरमेंट है ना केवल विशेष व्यक्तियों के लिए रखा हूँ मैं, जिनको विशेष तौर पे सजेशन की आवश्यकता है उनके लिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग ना पढ़ने की ओर फोकस करते हैं। तो ध्यान से प्रश्न क्रमांक 11 को आप लोग पढ़िए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ने 6 वर्ष से 14 वर्ष आयु के विद्यालय कभी ना गए अथवा विद्यालय कक्षा अधूरी छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु ऑप्शन ए विशेष पाठ्यक्रम लागू करने पर जोर दिया है, ऑप्शन बी विशेष प्रशिक्षण लागू करने पर जोर दिया है, ऑप्शन सी अलग से विद्यालय खोलने की बात कही है या ऑप्शन डी अलग से शिक्षक नियुक्त करने की बात कही है। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। विशेष प्रशिक्षण लागू करने पर जोर दिया है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ने 6 वर्ष से 14 वर्ष आयु के विद्यालय कभी न गए अथवा विद्यालय शिक्षा अधूरी छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु क्या किया गया है, तो बच्चों को ना जो मुख्य शिक्षा से ना जोड़ने के लिए ना विशेष प्रशिक्षण लागू करने पर जोर दिया है। ये आप लोगों को याद रखना है। जो स्कूल नहीं गए हैं या बीच में ना स्कूल को ड्रॉप कर दिए छोड़ दिए उन बच्चों के लिए विशेष प्रशिक्षण ना देने की बात कही गई है जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है उसमें। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। प्रश्न क्रमांक 12 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची एक और सूची जो दो दिया है ना उन दोनों को आपस में सुमेलित करना है, मतलब मिलाते हुए चलना है। एक को देखो एक तत्व सिद्धांत, दूसरा बहुतत्व सिद्धांत, तीसरा समूह तत्व सिद्धांत और चौथा त्रिआयामी सिद्धांत। पहला गिलफोर्ड, दूसरा बीने, तीसरा थॉर्नडाइक और चौथा वेस्टर्न। तो आपको बताना है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो क्या इसका आंसर होगा पहले आप बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर है ना उसको ना व्यापम के द्वारा विलोपित कर दिया गया था। विलोपित करने का कारण ये था, सिद्धांत तो इसमें दिया है लेकिन इसका जो मनोवैज्ञानिक है ना उसमें ना कई मनोवैज्ञानिक इसमें नहीं है, जिसके वजह से ना व्यापम ने ये जो प्रश्न है उसको विलोपित कर दिया है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग है ना उसमें जो अलग अलग सिद्धांत है और उस सिद्धांत के कौन से प्रतिपादक है ना उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहला एक को पढ़ो, एक तत्व सिद्धांत। तो एक तत्व का जो सिद्धांत है ना वो एल्फ्रेड बीने ने दिया था। कौन? तो एक तत्व
सिद्धांत जो है वो एल्फ्रेड बीने ने दिया था। ये जो दूसरा है ना वो करेक्ट हो जाएगा एक तत्व सिद्धांत में, ठीक है। उसके अलावा बी को देखो, बहुतत्व सिद्धांत। तो बहुतत्व सिद्धांत के अगर प्रतिपादक के बारे में बात करूँ ना, तो बहुतत्व सिद्धांत के जो तो हार्वर्ड गार्डनर जो मनोवैज्ञानिक थे ना, वो बहुतत्व सिद्धांत के प्रतिपादक थे। और इसमें हार्वर्ड गार्डनर कहाँ है जी बताओ, इसमें है ही नहीं ना, जिसके वजह से ना व्यापम के द्वारा इसे विलोपित कर दिया गया था, ठीक है। तीसरा को देखो, समूह तत्व का सिद्धांत। समूह तत्व सिद्धांत के प्रतिपादक थ्रस्टर्न थे। कौन? तो समूह तत्व के सिद्धांत का प्रतिपादक थ्रस्टर्न था, और इसमें थ्रस्टर्न का नाम ही नहीं है, बेस्टर्न लिखा हुआ है। इसको देखो, थ्रस्टर्न था, जबकि हो सकता है लिखने में स्पेलिंग मिस्टेक हुआ हो, मतलब शब्द का ना उसमें जो दिया है वर्ण का वो मिस्टेक हो, लेकिन ये थ्रस्टर्न है। किसका? तो समूह तत्व सिद्धांत का जो प्रतिपादक है वो थ्रस्टर्न है, बेस्टर्न नहीं है। आप लोगों को ये याद रखना है। उसके अलावा लास्ट ऑप्शन को देखो, त्रिआयामी सिद्धांत। तो त्रिआयामी सिद्धांत का जो प्रतिपादक है ना वो गिलफोर्ड है। कौन? तो त्रिआयामी सिद्धांत का प्रतिपादक गिलफोर्ड है। तो इस प्रकार से ना देखना चाहो ना तो अलग अलग जो सिद्धांत है वो अलग अलग मनोवैज्ञानिक हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 13 को ध्यान से पढ़िए। यदि आपकी कक्षा का कोई बच्चा प्राय चुप रहता है तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, उसकी ओर ध्यान नहीं देंगे। ऑप्शन बी, उसको किसी मनोवैज्ञानिक के पास ले जाएंगे। ऑप्शन सी, उसके चुप रहने का कारण को जानने का प्रयास करेंगे। या ऑप्शन डी, उसके माता पिता से बात करेंगे। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। उसके चुप रहने का कारण को जानने का प्रयास करेंगे करेक्ट हो जाएगा। कैसे? यदि आपकी कक्षा में कोई बच्चा प्राय चुप रहता है, तो एक जो बच्चा है ना किसी कक्षा में चुप रहता है तो उसके चुप रहने का कारण का पता लगाओगे ना, जी हाँ, एक शिक्षक के रूप में। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 को ध्यान से पढ़िए। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से तात्पर्य है। ऑप्शन ए, नियमित रूप से मानसिक परीक्षा लेना। ऑप्शन बी, सीखने की प्रक्रिया के दौरान शिक्षण एवं सह शिक्षण क्षेत्रों को नियमित रूप से आकलित करना। या ऑप्शन सी, नियमित रूप से कक्षा में गतिविधियां आयोजित करना। या ऑप्शन डी, अंक या ग्रेड प्रदान करना। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सीखने की प्रक्रिया के दौरान शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्रों को नियमित रूप से आकलित करना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से तात्पर्य है। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से जो तात्पर्य है ना वो सीखने की प्रक्रिया के दौरान ना शैक्षणिक व सह शैक्षणिक का जो क्षेत्र है ना उसका सतत रूप से आकलन करना सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 को ध्यान से पढ़िए। बालक केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए, गृह कार्य प्रदान करना। ऑप्शन बी, बालक को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना। ऑप्शन सी, बालक के अनुभव को प्राथमिकता प्रदान करना। या ऑप्शन डी, बालक की सृजनात्मकता को बढ़ावा देना। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, गृह कार्य प्रदान करना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? बालक केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है? तो बालक केंद्रित जो शिक्षा है ना उसके अंतर्गत जो सम्मिलित नहीं है वो गृह कार्य प्रदान करना ना बाल केंद्रित जो शिक्षा होता है या बालक केंद्रित शिक्षा है ना उसके अंतर्गत नहीं आता है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 16 को ध्यान से पढ़िए। प्रतिभाशाली बालक वह है जो अपने उत्पादन की मात्रा, दर तथा गुणवत्ता में विशिष्ट होता है। यह कथन किसने दिया है? ऑप्शन ए, टर्मन एवं ओडम द्वारा। ऑप्शन बी, कैरल एवं मार्टिन द्वारा। ऑप्शन सी, R.W. टेलर द्वारा। या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। R.W. टेलर द्वारा करेक्ट हो जाएगा। कैसे? प्रतिभाशाली बालक वह है जो अपने उत्पादन की मात्रा, दर तथा गुणवत्ता में विशिष्ट होता है। यह कथन किसने दिया है? तो ये जो कथन है ना वो R.W. टेलर जो है ना उन्होंने दिया है, ये आप लोगों को नोट करके रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न
क्रमांक 17 को ध्यान से पढ़िए। बच्चों को सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान वे उस कार्य को किस प्रकार से कर रहे हैं उसकी जानकारी इन्हें ऑप्शन ए कार्य समाप्त होने के पश्चात दी जानी चाहिए, ऑप्शन बी कार्य करते समय सतत रूप से दी जानी चाहिए, ऑप्शन सी कार्य के बीच में एक बार दी जानी चाहिए या ऑप्शन डी इसकी कोई आवश्यकता नहीं। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कार्य करते समय सतत रूप से दी जानी चाहिए करेक्ट हो जाएगा। कैसे? बच्चों को सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान वे कार्य को किस प्रकार से कर रहे हैं इसकी जानकारी देनी चाहिए। तो बच्चों को ना जब आप लोग एक शिक्षक के रूप में पढ़ोगे, पढ़ाओगे, सिखाओगे ना तो क्या होगा, तो इससे क्या होगा, इसके दौरान ना बच्चों को ना क्या करोगे आप लोग, बार बार इसकी जानकारी आप लोग दोगे ना। जी हाँ, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कार्य करते समय सतत रूप से दी जानी चाहिए करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 18 को ध्यान से पढ़िए। यदि आपकी कक्षा में कोई बच्चा अधिगम अक्षम हो तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देंगे, ऑप्शन बी उसकी अक्षमता किस प्रकार की है यह जानकर उसको सिखाने का प्रयास करेंगे, ऑप्शन सी उसकी अतिरिक्त कक्षा लेंगे या ऑप्शन डी उसकी बैठक व्यवस्था कक्षा के बुद्धिमान बच्चों के साथ करेंगे। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। उसकी अक्षमता किस प्रकार की है यह जानकर उसको सिखाने का प्रयास करेंगे करेक्ट हो जाएगा। कैसे? यदि आपकी कक्षा में कोई अधिगम अक्षमता हो तो आप क्या करेंगे? अधिगम अक्षम वाले जो बालक है ना उसका अगर कि आप लोगों को मतलब समझाओ ना तो अधिगम अक्षम जो बालक होते हैं वो दिव्यांग बालक की श्रेणी में आता है जो ना सीखने में ना प्रमुख प्रकार से ना उसको परेशानी होता है, कष्ट होता है। तो इस प्रकार के बालक जो होते हैं ना वो दिव्यांग श्रेणी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो जो दिव्यांग बालक होंगे उसकी क्या करोगे, जानकर उसको सिखाने का प्रयास करोगे कितना प्रकार से उसका दिव्यांगता है वो जान करके। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 19 को ध्यान से पढ़िए। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 की संस्तुतियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए विश्वविद्यालयों को राजनीति से मुक्त रखना, ऑप्शन बी ज्ञान को ब्राह्य जीवन से जोड़ना, ऑप्शन सी राष्ट्र के प्रति प्रजातांत्रिक मूल्यों का सम्मान या ऑप्शन डी परीक्षाओं में लचीलापन। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। विश्वविद्यालयों को राजनीति से मुक्त रखना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा मतलब एनसीएफ 2005 है ना, तो उसकी संस्तुतियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है बोला है जी, गलत है ये पूछा है। तो गलत जो होगा ना वो विश्वविद्यालयों को राजनीति से मुक्त रखना इसमें लिखा नहीं गया है एनसीएफ 2005 में, क्योंकि विश्वविद्यालय में आप लोगों ने देखा होगा वहीं से शुरुआत होता है राजनीति का, है ना, कि अलग अलग दल बनते हैं, वहीं से अलग अलग ना जो प्रेसिडेंट है वो कॉलेज का वो चुना जाता है, क्योंकि वहीं से राजनीति का भी शुरुआत होता है। तो ये ना जो एनसीएफ 2005 में वो लिखा नहीं गया है ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर है ना ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 20 को ध्यान से पढ़िए। बच्चों के भाषाई विकास के लिए जरूरी है कि ऑप्शन ए उनको अधिक से अधिक अपना विचार व्यक्त करने का अवसर देने चाहिए, ऑप्शन बी भाषाई कौशल के विकास हेतु गतिविधियां आयोजित की जानी चाहिए, ऑप्शन सी लिखना, पढ़ना, बोलना तथा सुनने के अभ्यास करना चाहिए या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? बच्चों के भाषाई विकास के लिए ज़रूरी है कि, तो एक जो बच्चा है ना उसका जो भाषाई विकास है ना उसके लिए क्या करना चाहिए, उसको अधिक से अधिक अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दोगे ना, है ना। उसके अलावा देखो भाषाई कौशल के विकास हेतु गतिविधि भी आयोजित करोगे, उसके अलावा लिखना, पढ़ना, बोलना और सुनने का अभ्यास भी कराओगे एक शिक्षक होने के नाते। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 21 को ध्यान से पढ़िए। कक्षा कक्ष में बैठक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? ऑप्शन ए कक्षा कक्ष में कराई जा रही गतिविधियों के अनुरूप, ऑप्शन बी रोज एक जैसी होनी चाहिए, ऑप्शन सी एक ही लाइन में बच्चों को बैठाना चाहिए या ऑप्शन डी इस प्रकार से कि वे एक दूसरे से बात ना कर सके। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 21 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। कक्षा कक्ष में कराई जा रही गतिविधियों के अनुरूप करेक्ट हो जाएगा। कैसे? कक्षा कक्ष में बैठक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? तो एक जो कक्षा उसमें जो बैठक व्यवस्था है ना, जहाँ रोज गतिविधि होता है ना, तो उस गतिविधि के अनुरूप जो है ना वो बच्चों को बैठाना चाहिए। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 21 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 22 को ध्यान से पढ़िए। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि से तात्पर्य है ऑप्शन ए स्वयं की क्षमताओं एवं कमजोरियों का पहचान करना, ऑप्शन बी दूसरों के अभिप्रेरणा करने का कौशल, ऑप्शन सी विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल, या ऑप्शन डी दूसरों के साथ बातचीत करने का कौशल। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 22 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल करेक्ट हो जाएगा। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि से तात्पर्य है, तो अंतर्वैयक्तिक जो बुद्धि है ना उसका जो मतलब होता है ना वो विभिन्न व्यक्तियों को समझने का जो कौशल है ना उसका मतलब होता है। मतलब आप में इतनी मैच्योरिटी आ जाता है ना कि आप विभिन्न प्रकार के जो व्यक्ति है ना उसको समझने लगते हो कि कौन कैसा है, किसका किस प्रकार से व्यवहार है ना, तो आप अंतर्वैयक्तिक जो बुद्धि है ना उसके माध्यम से समझ सकते हो। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 22 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 23 को ध्यान से पढ़िए। वर्तमान समय में शिक्षक की भूमिका है ऑप्शन ए ज्ञान देने वाले की, ऑप्शन बी सुगमकर्ता की, ऑप्शन सी मित्र की, या ऑप्शन डी प्रबंधक की। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 23 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी सुगमकर्ता की करेक्ट हो जाएगा। कैसे? वर्तमान समय में शिक्षक की भूमिका है, तो वर्तमान समय में जो शिक्षक की भूमिका है ना वो सुगमकर्ता की करेक्ट हो जाएगा। मतलब बच्चों के ना कंफर्ट देने वाला, मतलब बच्चों की ना हर प्रकार से हर समय और हर क्षेत्र में ना उसका क्या करे, उसकी मदद करे, ऐसा शिक्षक का जो वर्तमान में जो प्रणाली है ना वो हो गया है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 23 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 24 को ध्यान से पढ़िए। आपको लगता है कि आपकी कक्षा में कुछ बच्चे बहुत तेजी गति से सीख रहे हैं और कुछ धीमी गति से। इस परिस्थिति में आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए तेज गति से सीखने वाले बच्चों को आगे बढ़ने देंगे, ऑप्शन बी धीमी गति से सीखने वाले बच्चों पर कोई ध्यान नहीं देंगे, ऑप्शन सी इस बात पर कोई ध्यान नहीं देंगे, या ऑप्शन डी तेज गति से सीखने वाले बच्चों की सहायता धीमी गति से सीखने वाले बच्चों को सीखने हेतु देंगे। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 24 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तेज गति से सीखने वाले बच्चों की सहायता धीमी गति से बच्चों की सीखने वाले बच्चों के सीखने हेतु करेंगे। मतलब यह है कि एक जो बच्चा है ना वो तेज गति से सीख रहा है और दूसरा बच्चा है वो धीमी गति से सीख रहा है। तो तेज गति वाला जो बच्चा है ना उसको बोलेंगे कि धीमी गति से जो बच्चे सीखता है ना उसको अपने ही तरीके से समझाइए, जैसे आप समझे उसी प्रकार से उसका मदद कीजिए ना, आप बोलोगे एक शिक्षक के रूप में। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 24 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 25 को ध्यान से पढ़िए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की दृष्टि से एक अच्छा शिक्षक वह है जो ऑप्शन ए कक्षा में बातचीत रोकने में सफल हो जाता है, ऑप्शन बी बात करने वाले को दंडित करता है, ऑप्शन सी उदासीन है, या ऑप्शन डी जो सोचता है कि बच्चों को सीखने के संसाधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 25 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जो सोचता है कि बच्चों को सीखने के संसाधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है करेक्ट हो जाएगा। कैसे? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की दृष्टि से अच्छा शिक्षक वह है, तो एक जो अच्छा शिक्षक है ना वो सोचेगा ना कि बातचीत को सीखने के संसाधन के रूप में उपयोग किया जाए। मतलब जो दो बालक है वो आपस में बातचीत कर रहे, तो इस बातचीत को ना जो फालतू बात में ना बातचीत ना करने के अच्छा कोई टॉपिक दे दो और उस टॉपिक पर वो दोनों बातचीत करें, तो इससे क्या होगा, एक संसाधन के रूप में बातचीत करना ना काम आएगा। जी हाँ, शिक्षक का भी काम आ जाएगा और दोनों में ज्ञान में भी वृद्धि हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 25 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 26 को ध्यान से पढ़िए। प्रयोजना विधि के प्रतिपादक है ऑप्शन ए दुर्खिम, ऑप्शन बी प्लेटो, ऑप्शन सी किलपैट्रिक, या ऑप्शन डी सुकरात। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 26 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी किलपैट्रिक करेक्ट हो जाएगा। कैसे? प्रयोजना विधि के प्रतिपादक है, तो प्रयोजना विधि के जो प्रतिपादक है ना वो किलपैट्रिक है, आप लोगों को याद रखना है और नोट करके भी रखना है आप लोगों को, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है ऐसे प्रश्न। और उसके अलावा सुकरात जो है ना वो प्रश्नावली विधि के जनक है। किसके? तो सुकरात जो है वो प्रश्नावली विधि के जनक है, ये भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 27 को ध्यान से पढ़िए। मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण बिंदु है। ऑप्शन ए उद्देश्य, अधिगम, अनुभव व मूल्यांकन के उपकरण। ऑप्शन बी छात्र, अध्यापक व उद्देश्य। ऑप्शन सी छात्र, समाज व अधिगम के अनुभव। या ऑप्शन डी छात्र, परीक्षा व परिणाम। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 27 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उद्देश्य, अधिगम, अनुभव व मूल्यांकन के उपकरण करेक्ट हो जाएगा। कैसे? मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण बिंदु है, तो मूल्यांकन प्रक्रिया के जो 3 महत्वपूर्ण बिंदु है ना, सबसे पहला उद्देश्य हो जाएगा, दूसरा अधिगम अनुभव हो जाएगा और तीसरा मूल्यांकन के जो उपकरण है वो हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 27 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 28 को ध्यान से पढ़िए। कक्ष का वातावरण होना चाहिए। ऑप्शन ए शांतिपूर्ण, ऑप्शन बी शोरगुल से भरा, ऑप्शन सी अनुशासन से पूर्ण या ऑप्शन डी मित्रतापूर्ण। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 28 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी मित्रतापूर्ण करेक्ट हो जाएगा। कैसे? कक्ष का वातावरण होना चाहिए, तो एक जो कक्ष है ना उसका जो वातावरण है वो मित्रतापूर्ण होना चाहिए, ये आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 28 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 29 को ध्यान से पढ़िए। कठोर शिल्प उपागम किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन ए औद्योगिक, ऑप्शन बी इंजीनियरिंग, ऑप्शन सी व्यावसायिक या ऑप्शन डी अनुदेशन। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 29 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी इंजीनियरिंग करेक्ट हो जाएगा। कैसे? कठोर शिल्प उपागम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो कठोर शिल्प उपागम है ना वो इंजीनियरिंग पर आधारित है, ये आप लोगों को याद रखना है। और कठोर शिल्प उपागम क्या होता है ये आप लोगों को बताऊँ ना, तो कठोर शिल्प उपागम को ना हार्डवेयर अप्रोच भी बोलते हैं, जो ना शैक्षिक तकनीकी का एक ऐसा तरीका होता है जिसमें शिक्षा देने के लिए ना मशीनी उपकरणों और भौतिक वस्तुओं का उपयोग किया जाता है, जिसे कठोर शिल्प उपागम के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 29 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए आज की क्लास के अंतिम प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 30 को ध्यान से पढ़िए। किशोरावस्था में बच्चे किस प्रकार की समस्या का सामना करते हैं? ऑप्शन ए शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन से सामना करते हैं, ऑप्शन बी अपने साथियों से समायोजन करना, ऑप्शन सी अपने माता पिता से समायोजन करना या ऑप्शन डी पढ़ाई संबंधी समायोजन करना। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 30 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन से सामना करते हैं करेक्ट हो जाएगा। कैसे? किशोरावस्था में बच्चे किस प्रकार की समस्या का सामना करते हैं? तो किशोरावस्था में जो बच्चे हैं ना वो शारीरिक एवं मानसिक जो परिवर्तन आता है ना उसका सामना करते हैं सबसे ज़्यादा। और किशोरावस्था का जो एज है आप लोगों को पता होगा ना कि 12 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक की जो आयु है ना वो किशोरावस्था के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 30 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि इसी प्रकार से जब भी मैं क्लास लेकर आऊँ तो सबसे पहले आप लोगों को प्रॉपर टाइम पे आपका जो क्लास है वो मिल पाए। तो इसीलिए ज़्यादा जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार नेक्स्ट क्लास में।